हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम युपत्र प्लस से मुख्य सेविका का जो है अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आपका सिलेबस जो अगला है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद से रिलेटेड है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और उन्हें सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगर इसके पहले के आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज, तो आप हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं दिए गए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करवा दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 11वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं आज का कौन सा प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस जो है पहला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर। कौन कौन से हैं वो? आत्यंतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। और अभिकथन में दिया गया है कि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यक है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। आत्यंतिक निर्धनता सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। और अभिकथन जो आर है ये भी सही है। ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न कारणों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या मद्यपान, एल्कोहलिज्म। ऑप्शंस दिए गए हैं। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 दोनों, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 एवं 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 3 जो है जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद, ये तीनों जो हैं राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं। आइए देखते हैं। व्याख्या में है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रजातिवाद, संप्रदायवाद आदि कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक होते हैं। इन सब के कारण व्यक्ति सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपर्युक्त नहीं दिखाई देता है? ऑप्शंस दिए गए, अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य का भरोसा करना या काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना। बताइए कौन सा जो है अधिक उपयुक्त नहीं है निर्धनता के कारण में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काम मिलने पर भी काम की इच्छा का ना होना। भारत में अशिक्षित बेरोजगारी अधिक है। भारत में कुछ धार्मिक विश्वास जैसे कर्म का सिद्धांत एवं माया की धारणा में भी कुछ हिंदुओं को कठिन परिश्रम से कार्य करने के प्रति उदासीन बनाते हैं। अगला है, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, परम निर्धनता, सांस्कृतिक निर्धनता, व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता या बाह्यता मूलक निर्धनता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम निर्धनता। परम निर्धनता जो है कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है। इसकी व्याख्या दी गई है कि एक ऐसी दशा जिसमें सामान्य भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव होता है, उसे गरीबी कहते हैं। परंतु जब कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है तो वह परम निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है?
ऑप्शंस दिए गए हैं जाति वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को, सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ेपन को। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। ठीक है, मंडल आयोग ने जो है सामाजिक शैक्षिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को, सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को जो है आधार माना है पिछड़े वर्गों में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। इस आयोग का गठन पहले 5 धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। आयोग ने एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं अल्पसंख्यक, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में किया गया था जो है, उसमें 5 धार्मिक अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की गई थी। वो कौन कौन से 5 अल्पसंख्यक थे? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं फारसी समुदाय। लेकिन 2014 में जो है जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या फिर अशिक्षा। तो भारत में बढ़ते तलाक के कारण जो हैं महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन है। महिलाओं का जो है आर्थिक स्वावलंबन होना जो है भारत में तलाक का कारण है, क्योंकि अब महिलाएं पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रही, ज़रूरत पड़ने पर वो अपना आवाज़ जो है उठाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपहरण। अपहरण जो है आपका घरेलू हिंसा के रूप में के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न और पत्नी की पिटाई करना ये सब घरेलू हिंसा के रूप हैं। ठीक है, व्याख्या दी गई है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। 2005 में आया था। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचती है या मानसिक शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा के जो है अंतर्गत आएगा और अपहरण घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गया है अल्पसंख्यकों का विकास करना, दलितों की प्रोन्नति या फिर गरीबों में सर्वाधिक गरीब की सहायता करना या भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत्योदय कार्यक्रम जो है का उद्देश्य है गरीबों में सर्वाधिक गरीब की पहचान करना। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी हटाओ था? ऑप्शंस दिए गए हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है गरीबी हटाओ था। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से 1979 तक, इंदिरा गांधी जी के समय। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में देखा? ऑप्शंस दिए गए हैं एल अल्थुसर, लेविस कोबिन्स या डेहरन डॉर्फ।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेविस कोजन। लेविस कोजन ने जो है तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है संघर्ष को, कोजन ने। ठीक है, लेविस कोजन ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में माना है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होकर पुनर्एकीकरण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। बताइए, मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन में है वर्ग संघर्ष, जात संघर्ष, प्रजाति संघर्ष या पीढ़ी अंतराल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ग संघर्ष। मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है वो वर्ग संघर्ष से पर आधारित है। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है। उनके अनुसार उत्पादन के वर्ग आधारित संबंध आवश्यक रूप में वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं। यह वर्ग संघर्ष ही इतिहास का चालक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 13वां क्वेश्चन क्या है? सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन में है पालिबियस, डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स या इब्न खाल्दून। बताइए, इनमें से जो है इस सिद्धांत को किसने विकसित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्न खाल्दून। ठीक है, इब्न खाल्दून जो है इन्होंने इस संघर्ष का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, आर.के. मटर्न या टालकाट पार्सन। तो आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज मिशेल ने। जॉर्ज मिशेल ने आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं प्रस्तुत की। मैक्स वेबर के समकालीन जो हैं ये थे जर्मन समाजशास्त्री, मूलतः दार्शनिक जॉर्ज सिमेल की गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती है, जो कि मैक्स वेबर के समकालीन थे और जर्मन समाजशास्त्री थे। सिमेल न केवल अंतर्क्रियाओं के माध्यम पर जोर दिया है बल्कि उन्होंने संघर्ष के अध्ययन पर भी जोर दिया है। उन्होंने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन करके उसके प्रकारों का भी उल्लेख कर आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? बताइए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं किसने प्रस्तुत की हैं? ऑप्शन में है सोरोकिन, बोगार्डस, लिपसेट एवं बेंडिक्स, मैकाइवर एवं पेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकाइवर एवं पेज ने जो है प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, इन्होंने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगला है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है? जॉर्ज सिमेल ने, कार्ल मार्क्स ने, वेबर ने या नोआम चोम्स्की ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज सिमेल ने। जॉर्ज सिमेल ने समाज में जो है सकारात्मक प्रकारों पर बल दिया है। अगला है, मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? ऑप्शन में है पूंजीपति एवं सर्वहारा वर्ग, बी है शासक एवं शासित के बीच, सी है शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, डी है मालिक एवं मजदूर के बीच। तो बताइए, मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों का बीच संघर्ष होता है? तो मार्क्स के अनुसार जो है शासक एवं शासित के बीच जो है संघर्ष होता है। मार्क्स ने बताया है कि प्रत्येक समाज में 2 विरोधी वर्ग, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग होता है। एक शोषक होता है, दूसरा शोषित। किसके अनुसार? मार्क्स के अनुसार। शोषक वर्ग का पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग इस उत्पादन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 2 वर्गों को सर्वसंपन्न हैव्स और सर्वहारा हैवनाइट्स वर्ग से संबोधित किया जाता है। सर्वसंपन्न को हैव्स और सर्वहारा को जो है हैवनाइट्स। इन्हीं के बीच वर्ग संघर्ष होता है। इन्हें हम शासक एवं शासित वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में M.N. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि जाति एक बंद अर्थव्यवस्था है, जाति एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में M.N. श्रीनिवासन ने यह मत प्रस्तुत किया है।
व्याख्या में है जीएस घुरिये, आर के मुखर्जी, एन के बोस और डीपी मुखर्जी जैसे प्रथम पीढ़ी के पुरोधा समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के बाद एमएन श्रीनिवास का नाम जो है शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो कि 1963 में है लिखी गई, यह मत प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। उन्होंने बताया कि गतिशीलता जो है जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। अगला क्वेश्चन है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी थी? के श्रीनिवासन ने, जे.आर. रेले ने, आशीष बोस या फिर एस चंद्रशेखर ने? राइट आंसर हो जाएगा इसका, बीमारू राज्यों की संकल्पना आशीष बोस ने दी थी। ठीक है, आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। बीमारू राज्य कौन है? बीमारू राज्यों की संकल्पना आशीष बोस ने दी से जुड़ा है। बीमारू का अर्थ देख लीजिए, बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश और राजस्थान, आर से और उत्तर प्रदेश, यू से। ठीक है, यह विचार आशीष बोस ने 1980 में दिया था। कब? 1980 में। बीमारू का जो है अर्थ देख लीजिएगा, बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश और आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश। कितने राज्य हैं? 4, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया, दहेज निरोधक अधिनियम 1965 में आया? बताइए इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज निरोधक अधिनियम जो है ये गलत है, 1965 में नहीं आया था, बल्कि ये कब आया था? 1961 में। ठीक है, 61 में आया था दहेज निरोधक अधिनियम, ना कि 1965 में। बाकी सभी आपका राइट है। आइए देखते हैं, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। ठीक है, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में। ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ घोषित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता की बात कही गई अनुच्छेद 17 में। संविधान अनुच्छेद 17 में जो है लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। हेनरी बर्नस्टीन ने गरीबी निर्धनता मापन के कितने आयाम बताए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 7 या 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। हेनी बर्नस्टीन ने जो है गरीबी यानी निर्धनता के 4 मापन बताएं, आयाम बताएं। वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? जीविका जो है, रणनीतियों का अभाव, संसाधनों की अगम्यता, असुरक्षा की भावना, संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। ये हेनरी बर्नस्टीन के अनुसार निर्धनता मापन के 4 आयाम हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी से संबंधित परिभाषा। निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। किसने दी है? पहला ऑप्शन है गेलिन ने, गोडार्ड ने, एडम स्मिथ ने या वीवर ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोडार्ड ने। ये परिभाषा जो है गोडार्ड की है। परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आएंगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था और ऑप्शंस दिए गए हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है निर्धनता का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसमें गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया गया था। इसका लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। योजना के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाना, आत्मनिर्भरता, न्यूनतम मजदूरी की नीति, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई?
तो बताइए आप लोग, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शंस दिए गए 1995 में, 1996 में, 1997 में या 1999 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह योजना स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण का मुख्य लक्ष्य था। इसका निवारण। अगला है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंग राजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शंस दिए गए हैं 2012, 2013, 2014 या 2015। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014। गरीबी निर्धारण हेतु गठित रंग राजन समिति की रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की गई थी। जून 2012 में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंग राजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 को प्रारंभ की। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपये शहरी क्षेत्र तथा 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए? 972 और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं फेयरचाइल्ड, मैक्स वेबर, दुर्खेम, हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए किस विद्वान के अनुसार जो है ये कहा गया है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। तो ये जो है कथन किस विद्वान के अनुसार है? फेयरचाइल्ड के अनुसार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फेयरचाइल्ड के अनुसार। अगला है, भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध, कुलीन विवाह की प्रथा, सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के ये सारे कारण हैं, अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध, कुलीन विवाह की प्रथा, सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या में है कि भारतीय समाज में दहेज प्रथा के मूल कारण में कुलीन विवाह की प्रथा, अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय, बाल विवाह, विवाह एक अनिवार्य संस्कार तथा धन महत्व इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार जो है दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? इम्पॉर्टेंट है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कि 1961 में आया था, इसके अनुसार दहेज लेने या देने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो दहेज लेने या देने पर जो है 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कम से कम 5 वर्ष का कारावास एवं कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 2000 में, 2002 में, 2005 में या 2008 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, जिसका उद्देश्य क्या था? घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किए। इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं एकदम सही होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इस चैप्टर का जो है और भी क्वेश्चन बचा है जो हम अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। इसके पहले कि आप सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा।